हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कॉन्फिडेंट क्लासेस। स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। और आज हम तमिलनाडु बोर्ड की जो 12th क्लास की हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे हैं, उसमें हमारा ये तीसरा चैप्टर। इसमें आज हम वेलिजिली जो है, द मार्क्वीज ऑफ वेलिजिली है, उनको जो है हम लोग कवर करेंगे। और उनका क्या इंडिया का जो उस टाइम की जो हिस्ट्री थी उस पर उनका क्या प्रभाव था, उसको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, जो कि हम एज यूजुअल सारे वीडियोस में देखते हैं। तो इसमें क्या है कि द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ लॉर्ड वेलिजिली। जब लॉर्ड वेलिजिली यानी कि हेस्टिंग और कॉर्नवालिस के टाइम के बाद जाने के बाद जब लॉर्ड वेलिजिली जब इंडिया में आए, तो उस टाइम समय की जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी, उसको हम देखेंगे और समझेंगे। द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी सिस्टम। देखिए, सब्सिडरी सिस्टम जो है ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें मेरिट्स एंड डिफेक्ट्स ऑफ सब्सिडरी सिस्टम, सब्सिडरी सिस्टम की जो अच्छाइयाँ थी, मेरिट्स या जो डिफेक्ट्स थी, जो बुराइयाँ थी। सब्सिडरी का मतलब है सहायक एक संधि होती थी उस टाइम में, इसे हम आगे समझेंगे उसमें। और अगला जो पॉइंट होगा हमारा चौथा, द इंडियन स्टेट दैट कम अंडर दिस सिस्टम। किन किन लोगों ने सब्सिडी सिस्टम के मातहत अपने आप को रखा, कौन से भारतीय राज्य थे जिन्होंने इसका समर्थन किया, कौन इसके अगेंस्ट में गए, इसको भी हम देखेंगे। फोर्थ, मैसूर वॉर एंड द फाइनल फॉल ऑफ टीपू सुल्तान। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा इसमें वो ये है कि चौथा मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था। टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलिजिली उस टाइम ही थे। और टीपू सुल्तान का अंत जो है उसको भी हम इसमें देखेंगे। वॉर विद द मराठास, मराठा के साथ भी इनका युद्ध होता है, द्वंद्व होता है, उसको भी देखेंगे। एस्टिमेट्स ऑफ लॉर्ड वेलिजिली। और फाइनली हम जो है वीडियो के एंड में जो है हम लॉर्ड वेलिजिली का समीक्षा करेंगे और फिर चैप्टर एंड करेंगे अपना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। द अपॉइंटमेंट ऑफ रिचर्ड कॉली वेलिजिली, ये इनका पूरा नाम है, रिचर्ड कॉली वेलिजिली एज अ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ही हैं ये, ठीक है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से ये इनको पद मिला। और इपॉक इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इनका जो अपॉइंटमेंट है उसे बहुत ही मतलब कि ऐतिहासिक माना जाता है भारतीय इतिहास में, खास करके ब्रिटिश इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री के तौर पे अगर देखा जाए बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक माना जाता है। और उसकी वजह क्या है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट शुरू होता है। कॉर्नवालिस के टाइम में काफ़ी स्टेबिलिटी आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और जुडिशरी लेवल पे भी काफ़ी बदलाव आ जाते हैं इंडिया में। और उसके बाद जब स्टेबिलिटी का जो लेवल है वो अच्छा हो जाता है, तब जो है वेलिजिली की एंट्री होती है। और वेलिजिली जो है कुछ रिजिड स्टेप्स जो होते हैं, कुछ जो टफ टाइप के स्टेप्स होते हैं, वो इंडियन पर्सपेक्टिव में लेते हैं। फिर उनका क्या आउटपुट निकल के आता है वो हम अपने चैप्टर में देखेंगे। तो ही वॉज अ ग्रेट इंपीरियलिस्ट एंड कॉल्ड हिमसेल्फ अ बंगाल टाइगर। वो जो है औपनिवेशिकवाद जो होते हैं जबरदस्त जो है, उनके अंदर इंपीरियलिज्म का जो है स्पिरिट बहुत तगड़ा था। यानी उनका मानना ये था कि जो भी लोअर क्लास है, जो भी पिछड़े हुए देश हैं, कंट्री हैं, उनका गुलाम होना जरूरी है। और वो अपने आप को एक प्योर इंपीरियलिस्ट मानते भी थे। और अपने आप को एक बंगाली टाइगर यानी कि जो बंगाल का जो रॉयल जो चीता है उसके नाम से खुद को संबोधित भी करते थे। बंगाल टाइगर खुद को कहना या कहलवाना पसंद करते थे। वेलिजिली केम टू इंडिया विद अ डिटर्मिनेशन टू लॉन्च अ फॉरवर्ड पॉलिसी इन ऑर्डर टू मेक द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। वेलिजिली जो है इस लक्ष्य के साथ ही भारत में आए थे, जिसको फॉरवर्ड पॉलिसी बोला जाता है। फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब है कि पीछे ना हटने की जो पॉलिसी होती है उसी को फॉरवर्ड पॉलिसी बोलते हैं। कि ब्रिटिश एम्पायर, भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करना है इनटू द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको जो है कन्वर्ट करना है। द सिस्टम दैट ही अडॉप्टेड टू अचीव हिज ऑब्जेक्ट इज नॉन एज द सब्सिडरी अलायंस। और उन्होंने ये जो उनका लक्ष्य था, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, जो द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया का जो उनका लक्ष्य था, जो उन्हें बनाना था या जो उन्हें अचीव करना था, उसके लिए उन्होंने जो सबसे बड़ी टैक्टिक्स या जो स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसी थी उनकी, वो क्या थी, वो थी उनकी सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि। ये थी, इसी के माध्यम से उन्होंने जो है पूरा कब्जा करने का पूरा प्लान बना लिया। तो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ वेलिजिली अराइव, ये वेलिजिली जी की जो है ये तस्वीर है। जब वो भारत आए तो उस टाइम क्या राजनीतिक दशा थी उसको हम लोग देखते हैं। इन नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में द डेंजर ऑफ जमन शाह एग्रेशन पोज द सीरियस थ्रेट टू द ब्रिटिश पावर। जमन शाह जो है उनका जो है वर्चस्व था उत्तर पश्चिम भारत में, और उन्होंने एक बड़े खतरे के तौर पे जो है दिखा, किसके लिए, ब्रिटिश शक्ति के लिए जो है, ब्रिटिश शक्ति के प्रसार में जो है एक बड़ा खतरा समझ में आया जमन शाह के तौर पे। किस दिशा में,
उत्तर और पश्चिम भारत में। उत्तर पश्चिम से क्या मतलब है? उत्तर पश्चिम से यहाँ पे मतलब है पंजाब, राजस्थान, जिसे NWFB भी बोला जाता है, और जम्मू कश्मीर का जो निचला हिस्सा है उसको। इन द नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, उत्तर का जो केंद्रीय भाग है और उत्तर जो भारत का हिस्सा है उसमें मराठा रिमेन्ड अ फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पार्टी, और मराठा जो है काफी शक्तिशाली जो है राजनीतिक शक्ति के तौर पे उभरे थे। द निजाम ऑफ हैदराबाद एम्प्लॉयड द फ्रेंचमैन टू ट्रेन, और निजाम जो थे हैदराबाद के, उन्होंने क्या किया था कि जो फ्रेंचमैन थे उनको जो है अपने सहायक और अपने ट्रेनी के तौर पे जो है उन्होंने रख लिया था। तो जो चारों तरफ की जो दिशाएं थी, अच्छे अपोनेंट जो है अंग्रेजों के लिए जो है खड़े थे। और उस टाइम फिर जो है जो पॉलिटिकल अनरेस्ट था, पॉलिटिकल अनरेस्ट से मतलब है कि राजनीतिक जो दशा जो है इनके फेवर में नहीं थी, और टीपू सुल्तान के अगुवाई में जो है ये मामला बहुत ज्यादा खराब होता चला गया। मोर एवर द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी अडॉप्टेड बाय जॉन शोर, जॉन शोर जो थे उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब है कि हम किसी के मामले में दखल नहीं देंगे, ठीक है, जो जिसको समझ में आ रहा करे, बस यही है कि अगर कोई हमारे मामले में हस्तक्षेप करेगा तो हम जवाब देंगे उसका। ये इन्होंने सर जॉन शोर और जो कॉर्नवालिस थे इनकी यही पॉलिसी थी। क्रिएटेड काइंड ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन इंडिया एंड ग्रेटली अफेक्टेड टू प्रेस्टीज ऑफ इंग्लिश। और इस पॉलिसी के तहत जो ये पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी थी, इसके चलते क्या हो गया कि अंग्रेजों की जो छवि थी एक शक्तिशाली शासक के तौर पे या शक्तिशाली लोगों के समूह के तौर पे, वो कमजोर दिखने लगी। अब उनके ऊपर कोई भी अटैक कर दे रहा था, कोई भी कब्जादारी दिखाने लग रहा था। तो हिज नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी कंट्रीब्यूटेड मच टू द ग्रोथ ऑफ एंटी ब्रिटिश फीलिंग। तो एंटी ब्रिटिश फीलिंग के लिए जो है काफी बढ़ावा मिल गया उनका जो यह हस्तक्षेप ना करने की जो नीति थी। फर्दर नेपोलियंस मूव्स फॉर एन ईस्टर्न इन्वेजन क्रिएटेड फियर अमंग इंग्लिश स्टेटमेंट। और नेपोलियन की जो उन्होंने ईस्टर्न जो है जो पूर्वी यूरोप है वहां पर जब उसने कब्जा करना शुरू कर दिया तो इंग्लिश स्टेटमेंट्स जो थे वो काफी डर गए। इट वॉज इन द लाइट दैट वेलेजली मोल्डेड हिज पॉलिसी। और फिर आते हैं लॉर्ड वेलेजली और वो इस पॉलिसी को चेंज करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ ब्रिटिश प्रेस्टीज एंड रिमूवल ऑफ फ्रेंच डेंजर फ्रॉम इंडिया वेयर वेलेजेस ट्विंस एम। तो वेलेजली ने जो है अपने दो लक्ष्य जो है सबसे बड़े तय किए। पहला क्या था? जो ब्रिटिशर्स लोगों को जो गौरव था, प्रेस्टीज था, उसको वापस प्राप्त करना, और रिमूवल ऑफ फ्रेंच डेंजर, और जो भी फ्रांसीसी लोगों को जो भी खतरा था उसे खत्म करना। यानी कि फ्रांसीसियों को ताकत के तौर पे इंडिया में उनका जो है प्रेजेंस कमजोर करना था। He was also thoroughly convinced that only a strong British power in India could reduce and control the existence, tyranny and corruption in India। और उसे ये भी लगता था कि, या उनका कहना ये भी था कि इंडिया में जो भी करप्शन है, जो भी टायरनी है यानी कि तानाशाही या राजशाही का जो आक्रामक रूप है, ये सारी जो उपस्थित है, अगर इनको खत्म करना है, और वो सिर्फ कौन खत्म कर सकता है? ब्रिटिश शक्ति ही इंडिया से इन सारी चीजों को खत्म कर सकती है। देयरफॉर ही रिवर्स द नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी ऑफ हिज प्रेडेसर एंड फॉर्मुलेटेड हिज मास्टर प्लान्स, नेमली द सब्सिडरी अलायंस। और इसी के चलते इसी प्रेस्टीज और फ्रेंच डेंजर को खत्म करने के लिए उन्होंने जो है नॉन इंटरवेंशन की जो पॉलिसी थी, यानी कि गैर हस्तक्षेप की जो पॉलिसी थी, जॉन शोर और कॉर्नवालिस की जो पॉलिसी थी, जिसे जो है हमने अपने पहले चैप्टर में, इससे जो पहले के दो चैप्टर थे उसमें हमने उनको कवर किया है, ठीक है। तो आप उसे देख सकते हैं। आप जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे, उससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा और आपको जो है आगे चेन बनाने में भी, नॉलेज चेन बनाने में भी मदद मिलेगी। तो उसने जो पॉलिसी तैयार की थी उसका क्या नाम था? सब्सिडरी अलायंस। जो सहायक संधि है, सहायक संधि का जो कॉन्सेप्ट है उसकी स्थापना और फाउंडर कौन था? वो लॉर्ड वेलेजली था। अब हम लोग सब्सिडरी अलायंस को अच्छे से समझते हैं। तो सब्सिडरी अलायंस या सब्सिडरी सिस्टम, सब्सिडरी सिस्टम जो है इंडिया में नई नहीं थी। इससे पहले भी जो है सरदेशमुखी, चौथ और भी कई सारे प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो है सब्सिडरी सिस्टम्स थे, लेकिन वो बहुत ही छोटे स्तर पे थे और इतने पॉलिटिकल और कमर्शियल तौर पे पहली बार जो है इंडिया में इस्तेमाल इसका किसने किया? लॉर्ड वेलेजली ने किया। द प्रेडिसेसर ऑफ वेलेजली कंक्लूडेड अलायंसेस विद इंडियन प्रिंसेस लाइक द नवाब ऑफ अवध एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। तो इन्होंने सबसे पहले जो है अपना जो अलायंसेस किसके साथ क्रिएट किया, यानी कि इन्होंने गुटबाजी का जो काम शुरू किया, जो
गठबंधन शुरू किया। अवध के नवाब और निजाम जो थे हैदराबाद के, उनके साथ शुरू किया। दे रिसीव्ड सब्सिडीज फ्रॉम द इंडियन रूलर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। तो इस सब्सिडी जो एग्रीमेंट था उसके तहत सबसे पहली चीज क्या होती थी कि ये लोग मेंटेनेंस करते थे। किनका मेंटेनेंस करते थे? ब्रिटिश जो ट्रूप्स होते थे, ठीक है, ब्रिटिश ट्रूप्स का क्या करते थे कि ब्रिटिश ट्रूप्स का जो भी खर्चा है वो कौन देगा? वो सारे रजवाड़े लोग देंगे, विच वे आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव इंडियन स्टेट्स। और जब रजवाड़े इन ट्रूप्स का, ये जो भी मिलिट्री के जो पूरे ग्रुप थे, जत्थे थे, इनकी अगर वो खर्चा जो है अगर वो देखेंगे तो एज यूजुअल ये लोग क्या करेंगे कि इंडियन स्टेट की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर भी रहेंगे। तो यहाँ पर फाइनली जो कंक्लूजन निकल के आता है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में, क्या निकल के आता है कि अंग्रेजों ने जो है राजा लोगों से एक संधि की और उसमें ये बोला कि हम आपको, जब भी आप किसी दूसरे लोगों से युद्ध लड़ेंगे तो हम आपको एक सेना देंगे और इसके बदले आप हमें क्या देंगे? सेना को मेंटेन करने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा खर्चा जो है आप हमें प्रोवाइड कराएंगे। तो यही था सब्सिडरी अलायंस। वेलिजेली enlarged and consolidated the already existing system। और वेलिजेली ने क्या किया? इसको बढ़ाया, कंसोलिडेट किया इसके और मजबूत किया। However, his originally was revealed in its application, और इसे फिर जो है इस्तेमाल किया। तो मेन फीचर ऑफ सब्सिडरी अलायंस, तो फीचर हम लोग देखते हैं। फीचर से मतलब है लक्षण से, ठीक है। एनी इंडियन रूलर हु एंटर्ड इनटू द सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश हैड टू मेंटेन अ कंटिजेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इन हिज टेरिटरी। कोई भी शासक, भारतीय शासक जो सब्सिडरी अलायंस में इंगेज होगा या जुड़ेगा इससे, वो क्या करेगा कि एक कंटिजेंट जो है वो तैयार करेगा जिसमें क्या होगा? ब्रिटिश ट्रूप्स जो है टेरिटरी के तौर पे टेरिटरी में ही उसके रहेगी या निवास करेगी। इट वॉज कमांडेड बाई ब्रिटिश ऑफिसर्स, और इसका अगुआ कौन होगा? एक ब्रिटिश ऑफिसर होगा। द इंडियन स्टेट वॉज कॉल्ड द प्रोटेक्टेड स्टेट, और जो राज्य इस संधि के तहत अपने आप को रखेगा वो क्या कहलाएगा? द प्रोटेक्टेड स्टेट कहलाएगा, या एक संरक्षित राज्य के तौर पे जाना जाएगा। किसका संरक्षण उसे प्राप्त होगा? ब्रिटिश ट्रूप्स का प्राप्त होगा, क्राउन का प्राप्त होगा। एंड द ब्रिटिश हियर इन आफ्टर वेयर रिफर टू एज द पैरामाउंट पावर, और यहीं पर से जो है ब्रिटिशर्स क्या कहलाएंगे? पैरामाउंट पावर कहलाएंगे। देखिए जो इनके संरक्षण में है वो क्या कहलाएंगे? प्रोटेक्टेड स्टेट कहलाएंगे, संरक्षित राज्य का दर्जा प्राप्त होगा। जो पैरामाउंट पावर होगी, सुरक्षा देने वाली शक्ति के तौर पे कौन जाना जाएगा? ब्रिटिशर्स जाएंगे। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ ब्रिटिश टू सेफगार्ड दैट स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल वॉर और एग्रीगेशन, ठीक है। तो ये प्रमुख कार्य हो जाएगा किसका? ब्रिटिशर्स लोगों का, क्योंकि अब वो द पैरामाउंट पावर है तो वो क्या करेंगे? वो उन स्टेटों की रक्षा करेंगे जिन स्टेट ने उनके साथ सब्सिडरी अलायंस फॉर्म किया है, सब्सिडरी अलायंस पे एग्रीमेंट पे सहमत है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है कि द प्रोटेक्टेड स्टेट शुड कट ऑफ इट्स कनेक्शन विद यूरोपियन पावर्स। सबसे पहले ब्रिटिशर्स लोगों ने ये काम शुरू किया कि जो भी सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी के तहत जो हमारे साथ इंगेज होगा या एग्रीमेंट पे साइन करेगा, वो किसी भी दूसरी यूरोपियन पावर से कोई भी रिश्ते या रिलेशनशिप नहीं रखेगा। फ्रेंच इन पर्टिकुलर, अब फ्रांसीसियों से तो खास करके कोई संबंध नहीं रखना है। द स्टेट वॉज ऑल्सो फॉरबिडन टू हैव एनी पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट इवन विद अदर इंडियन पावर्स विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स। और यहाँ तक कि फ्रांसीसियों के साथ तो संबंध रखना ही रखना नहीं है, यहाँ तक कि कोई दूसरा जो भारतीय शक्ति है या भारतीय राज्यों के जो शासक सम्राट हैं उनसे भी कोई संबंध नहीं रखना है। अगर उनसे संबंध रखना है तो ब्रिटिशर्स से पहले ये पूछ लेना है, ब्रिटिश लोगों से पहले ये पूछना है कि देखिए हम ये कर रहे हैं या हम ये नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्या निकल के आता है? द रूलर ऑफ द प्रोटेक्टेड स्टेट शुड कीप अ ब्रिटिश रेसिडेंट एट हिज कोर्ट एंड डिसबैंड हिज आउट आर्मी। और रूलर क्या करेगा? प्रोटेक्टेड स्टेट का क्या करेगा कि ब्रिटिश रेसिडेंट करेगा, अपने राज दरबार में एक जो है उसके रहायशी जगह की व्यवस्था करेगा। और डिसबैंड हिज ओन आर्मी, ही शुड नॉट एम्प्लॉय यूरोपियंस इन हिज सर्विस विदाउट द सैंक्शन ऑफ द पैरामाउंट पावर। और जब तक पैरामाउंट पावर कह नहीं देती है, कोई भी यूरोपियन लोगों को जो है एम्प्लॉय के तौर पे नहीं रखा जाएगा। चौथा इसमें जो पॉइंट आता है सब्सिडरी अलायंस में कि द पैरामाउंट पावर शुड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द प्रोटेक्टेड स्टेट। जो भी संरक्षित राज्य है उसके आंतरिक मामलों में, यानी कि उनका कल्चरल मामला, सांस्कृतिक मामला, राजनीतिक मामला, धार्मिक मामला क्या चल रहा है, उसमें जो पैरामाउंट पावर है यानी कि सुरक्षा देने वाली पावर है, यहाँ पर ब्रिटिश पावर से मुराद है, तो वो कभी इंटरफेयर नहीं करेगी किसी भी प्रोटेक्टेड स्टेट के आंतरिक मामलों में।
ठीक है, ये इन्होंने क्या है अपने आप को जो है अभी जो है इसमें ये अपने आप को जो है मामले में उलझाना नहीं चाहते थे, इस वजह से ये प्रोविजन जो है उन्होंने सब्सिडी अलायंस के तहत जो है रखा। अब देखते हैं कि सब्सिडी अलायंस के जो है जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या फायदे हुए इसके। ठीक है, वेलेजली सब्सिडी सिस्टम इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मास्टर स्ट्रोक्स ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। जो ब्रिटिश लोगों को जो उपनिवेशवाद था, ठीक है, जो उपनिवेशवाद था उसमें क्या था कि सबसे बड़ा जो है मास्टर स्ट्रोक माना जाता है सब्सिडी सिस्टम को। इट इंक्रीज द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी इन इंडिया एट द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोटेक्टेड स्टेट। जो संरक्षित राज्य थे उनके पैसे पर इनकी जो आर्मी थी उसका आकार बहुत बड़ा हो गया था। द टेरिटरीज ऑफ द कंपनीज वेयर फ्री फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ द वार, देयर बाय एस्टैब्लिशिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। और जहां जहां पर इन्होंने जो है ये एग्रीमेंट साइन कर लिया था, इनके उनसे सीधे वार खत्म हो गए थे और कंपनी को जो है रहायशी टेरिटरी जो है फ्री में मिल गई थी। द पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश वाज स्ट्रेंथ अगेंस्ट इस इंडियन एंड नॉन इंडियन एनिमीज। और ब्रिटिशर्स को क्या हो गया, उनकी जो शक्ति थी वो बहुत मजबूत हो गई थी, खास करके भारतीयों और नॉन भारतीय जो थे, जो गैर भारतीय जो शत्रु थे उनके खिलाफ। अंडर द सिस्टम एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर बिकेम इजी। और इस सिस्टम के तहत, इस प्रणाली के तहत जो ब्रिटिश शक्ति थी उसमें क्या हो गया, उसके आकार में और उसकी शक्ति में बढ़ोतरी हो गई। दस वेलीजिलीज डिप्लोमेसी मेड द ब्रिटिश पैरामाउंट पावर इन इंडिया। और इसी पॉलिसी के तहत जो है ब्रिटिशर्स की जो शक्ति का आकार जो है वेलीजिली ने पूरे भारत में बहुत बड़ा कर दिया था, जितना कि इमेजिन नहीं किया गया था पहले। डिफेक्ट ऑफ सब्सिडी अलायंस। अब हम लोग डिफेक्ट देख लेते हैं। सब्सिडी अलायंस के सिस्टम के डिफेक्ट्स क्या थे, उसमें खराबियां क्या थी। मेरिट्स तो मैंने बता दी हैं, अब डिफेक्ट्स या डिमेरिट्स देख लेते हैं। द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सब्सिडी फोर्सेज वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एनार्की बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स सेंट अवे बाय द इंडियन प्रिंसेस। अब देखिए इंडियन प्रिंसेस के साथ समस्या क्या हो गई, उन्होंने जब सब्सिडी अलायंस जब उन्होंने साइन कर लिया, तो जब सब्सिडी अलायंस उन्होंने साइन किया तो अब उनके पास क्या थी, एक परमानेंट वेल डिसिप्लिन्ड एक आर्मी थी जो कि अंग्रेजों की थी, उनके टेरिटरी के अंदर रह रही थी। तो क्या हुआ कि हजारों की तादाद में जो भारतीय सैनिक थे, ठीक है, उस टाइम जो राजा के अंडर में जो काम कर रहे थे वो क्या हो गए, वो एक झटके में ही अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए। और इसी के चलते क्या हो गया कि अनार्किज्म, जो अराजकतावादी प्रवृत्तियां हैं, उनका रुझान हो गया। और इसी के चलते जो है द फ्री बूटिंग एक्टिविटीज ऑफ द डिसबैंडेड सोल्जर्स वे फेल्ट मच इन सेंट्रल इंडिया वेयर द मेनेस ऑफ पेंडारीज अफेक्टेड द पीपुल। और इसी के चलते क्या हुआ कि अब जो है लूटपाट की जो समस्या थी, अब जब बेरोजगारी है और उनके पास स्किल्स भी नहीं है सिवाय आर्मी और उनके लिए युद्ध लड़ने के, तो अब क्या हो गया, लूटपाट की प्रवृत्ति जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इनमें जो है एक बहुत नाम उभर के आया, जो ग्रुप था, यानी कि लूटपाट करने वाले ग्रुप का नाम था, जिनका नाम था पिंडारीज। ठीक है, पिंडारीज ग्रुप था। ये आप जो है एक फिल्म भी आई थी कुछ दिन 4-6 साल पहले फिल्म आई थी, वीर फिल्म करके नाम था, सलमान खान जिन हीरो थे, उसमें पिंडारियों की समस्या पे ही या पिंडारियों के ऊपर ही एक तरीके का ड्रामा, हिस्टोरिकल ड्रामा क्रिएट करने का प्रयास किया गया था। तो अगर आप जैसे हिस्ट्री इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है यहाँ पे से भी कुछ सीख सकते हैं। और इसका जो अगला जो प्रभाव पड़ा सब्सिडी अलायंस का भारतीय रजवाड़ों पे, उसमें क्या था कि उनको डिमोरलाइजिंग जो है इफेक्ट आ गया उनके अंदर। सेफ गार्डेड अगेंस्ट एक्सटर्नल डेंजर एंड इंटरनल रिवॉर्ड, दे नेग्लेक्टेड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो क्या हो गया कि उनके अंदर एक तरीके की जो है रेकलेसनेस आ गई, यानी कि अब वो लापरवाह हो गए। उन्हें लगा कि अब हम तो सुरक्षित हैं, हमारे पास एक परमानेंट वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी है, तो हमें कोई खतरा नहीं है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक आलस की प्रवृत्ति आ गई, और जिसके वजह से इंटरनल रिवॉर्ड है, एक्सटर्नल डेंजर वगैरह है, ये ज्यादा तेजी से बढ़ गया। दे प्रिफर टू लीड इजी गोइंग, अब वो जो है आसान जिंदगी जीना पसंद करने लगे। प्लेजर सीकिंग जो है, भोग विलासी जो उनकी जिंदगी थी उसमें बढ़ोतरी हो गई। एज अ रिजल्ट मिस गवर्नमेंट फॉलोड, और इसी के चलते क्या हुआ कि जो प्रशासन करने का तरीका था वो बहुत ही बुरा हो गया, बहुत ही भद्दा हो गया। इन कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, द एनार्की एंड मिसरूल इन सेवरल स्टेट हैड रिजल्टेड इन देयर एनेक्सेशन बाय द ब्रिटिश, और इसी एनार्की
और मिसरूल के चलते क्या हुआ कि बहुत सारे जो राज्य थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, वो ब्रिटिश लोगों ने क्या कर लिया, अपने अंदर एनेक्स कर लिया, उस पर कब्जा कर लिए। दस द सब्सिडी सिस्टम प्रूव टू बी ए प्रिपरेशन फॉर एनेक्सेशन। तो अब यही क्या हो गया, अंतर्ग्रहण जो काम होता है यानी कब्जादारी का जो काम होता है, उसी में पहली शुरुआत मानी जाती है सब्सिडी सिस्टम को। फर्दर मोर द ब्रिटिश कलेक्टेड वेरी हैवी सब्सिडीज, और इसके चलते अब ये प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करते थे, जो ब्रिटिश लोग थे वो हैवी सब्सिडीज जो है कलेक्ट करते थे प्रोटेक्टेड प्रिंसेस लोगों से। दिस हैड एडवर्सली अफेक्टेड देयर इकोनॉमी, और इसका क्या होता था कि जितने भी रजवाड़े थे उनके खजाने पे बहुत ज्यादा असर पड़ता था सीधे सीधे। इन्फोर्समेंट ऑफ द सब्सिडरी सिस्टम। अब देखते हैं कि किन किन राज्यों ने जो है इन्फोर्स किया, अपने यहाँ लागू किया। कौन से वो राज्य थे जिन्होंने पहले जो है सब्सिडरी सिस्टम अपने यहाँ लागू किया। तो पहला राज्य कौन था, हैदराबाद। हैदराबाद द फर्स्ट स्टेट विच ब्रॉट अंडर वेलिजली सब्सिडी सिस्टम इन 1978। तो 1798 में पहली बार जो जिस राज्य ने जो है सब्सिडरी जो सिस्टम है, सब्सिडरी अलायंस जो क्रिएट किया या जिसने इसमें एग्रीमेंट में साइन करके अपने आप को इन्वॉल्व किया, वो कौन था, तो वो हैदराबाद था। द ट्रिटी कंक्लूडेड इन 1798, और ये 1798 में एडहॉक मेजर के तौर पे जो है शुरू किया। इट फिक्स द अमाउंट टू पेड बी एनुअली, और इसको जो है एनुअली यानी कि सालाना जो इसकी जो फीस थी वो क्या थी, 24 लाख थी उस टाइम की सब्सिडरी फोर्स के लिए। ये हैदराबाद के निजाम जो है पेड करते थे। इन अकॉर्डेंस विद द ट्रिटी, और इस ट्रिटी के तहत ऑल द फ्रेंच ट्रूप्स इन हैदराबाद वर डिसबैंडेड एंड रिप्लेस्ड बाय द सब्सिडरी ब्रिटिश फोर्स। और इस ट्रिटी के तहत जैसे मैंने आपको पहले प्रोविजन बताया थे कि इन्होंने क्या रूल रखा था कि कोई भी नॉन यूरोपियन पावर जो है उस टेरिटरी में नहीं रहेगी जिसके साथ वो सब्सिडरी अलायंस क्रिएट करेंगे। तो जो जितने भी फ्रेंच ट्रूप्स थे हैदराबाद के अंदर वो सब वापस चले गए। ए न्यू ट्रिटी वाज कंक्लूडेड इन 1800। 1800 में क्या हुआ कि एक नई ट्रिटी कंक्लूड की गई निजाम के साथ। निजाम सीडेड लार्ज टेरिटरीज टू द कंपनी, और उसने क्या कर दिया कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो किसको दे दिया, कंपनी को जो है दे दिया अलग करके। दिस कंस्टिट्यूट द फेमस सीडेड डिस्ट्रिक्ट, और इसी के चलते जो है सीडेड जो जिले हैं उनकी स्थापना हुई, यानी यहाँ पर से अलग करके। अब क्या हो गया था कि अब जो है जो अंग्रेजों की जो आकांक्षाएं थी, ठीक है, वो बड़ी होती जा रही थी। अब उन्हें लग रहा था कि अब हमें पैसे लेने की जरूरत नहीं है, हमें जो है जब भी आपको बेटर फील करो, आपको लगे कि नहीं हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, हम तुम्हें कुछ एरिया दे देते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया कि अपना टेरिटरी के छोटे छोटे हिस्से अंग्रेजों को देना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, अंग्रेजों के काम धीमे धीमे एकदम आसान हो गए। अब अवध का हम लोग देख लेते हैं। अवध में क्या हुआ था, द थ्रेट ऑफ इन्वेजन बाय जमन शाह। तो जमन शाह जो अफगानिस्तान का जो शासक था, जिसके वजह से क्या हुआ था कि नॉर्थ और वेस्टर्न जो इंडिया है वो बहुत ज्यादा खतरे में था। इसके चलते क्या हुआ कि वेलिजली ने जो है नवाब के जो अवध के नवाब थे उन पे दबाव डाला कि आप जो है सब्सिडरी अलायंस में इंटर कर जाइए, अदरवाइज आप खतरे में आ जाएंगे जमन शाह के चलते। अकॉर्डिंगली द नवाब गेव द ब्रिटिश द रेंज, और इसी के चलते जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या कर लिया कि रोहिलखंड का जो इलाका है वो इन्होंने ले लिया, किससे, अवध के नवाब से। और जो लोअर दोआब और गोरखपुर का जो इलाका है, जो निचला दोआब है, ये गोरखपुर का इलाका जो है खास करके उत्तर पूर्व में जो बसा हुआ है उत्तर प्रदेश के वर्तमान में, ये सारे इलाके किसे दे दिए गए, नवाब ने दे दिए ब्रिटिशर्स लोगों को मेंटेन करने के लिए आर्मी को। ब्रिटिश स्टेशन इन द कैपिटल ऑफ अवध, और वही टाइम क्या हुआ कि पहली बार जो है जो ब्रिटिश स्टेशंस या केंद्र हैं वो स्थापित किए गए अवध की टेरिटरी में। द स्ट्रेंथ ऑफ नवाब्स ओन आर्मी वाज रिड्यूस्ड, और जो नवाब की जो आर्मी थी, अब क्या हो गया कि अब वो भी जो है रेकलेस हो गए। उन्हें भी जो है क्या समझ में आने लगा कि यार अब तो ज्यादा जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक बेहतर आर्मी है, अब वो हमारी सुरक्षा करेगी। तो इसकी वजह से क्या किया, उन्होंने भी अपनी आर्मी को रिड्यूस कर दिया। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर द ब्रिटिश वे आर ऑथराइज्ड टू फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन, और वहां का लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून और जो
एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है उसको व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए क्या किया गया, अंग्रेजों ने ही जो है कानून वगैरह है, नियम वगैरह है, विनियम वगैरह है वो बनाने शुरू कर दिए। बाय दिस, इसके चलते द ब्रिटिश एक्वायर्ड द राइट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ अवध, और इसी के चलते पहली बार क्या हुआ, अवध के जो आंतरिक मामले थे उसमें अंग्रेजों ने जो है डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष तौर पे इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। ऑल्दो द कंपनी ऑब्टेन्ड अ फर्टाइल एंड पॉपुलस टेरिटरी, और उन्हें जो है बहुत ही फर्टाइल यानी कि बहुत ही उपजाऊ जमीन भी मिल गई, कहां पर, अवध में, विच इंक्रीड इस रिसोर्सेज, और इस चीज ने क्या किया कि उनके जो खजाना था या जो रिसोर्सेज है, संसाधनों में बढ़ोतरी कर दी। द हाई हैंडेड एक्शन ऑफ वेलेस्ली वाज सेवरली क्रिटिसाइज्ड, और जो हाई हैंडेड एक्शन था वेलेस्ली का, इसको जो है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था कि वो किस तरीके से जो है इन मामलों में सीधे सीधे इंटरफेयर कर रहा है। अब अगले को हम देखते हैं, जो 3 नए जगह जो सब्सिडी अलायंस के तहत आएंगे वो कौन है, तंजाउर जो कि तमिलनाडु में है, और सूरत गुजरात में है, और कर्नाटक। ठीक है, तो वेलेस्ली अज्यूम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तंजाउर, सूरत एंड कर्नाटक। तो कर्नाटक, तंजाउर और सूरत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने जो है कंक्लूडिंग ट्रीटीज विद द रेस्पेक्टिव रूलर्स ऑफ दिस स्टेट, और इन राज्यों के जो शासक थे उनके साथ जो है इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन करके उनको अपने मातहत कर लिया। द मराठा स्टेट ऑफ तंजाउर विटनेस द सक्सेशन डिस्प्यूट, और इसी के चलते क्या हुआ कि मराठा के साथ जो है सक्सेशन यानी कि कौन राज्य करेगा, ये कौन अगला उत्तराधिकारी होगा, इसका एक विवाद भी उत्पन्न हो जाता है 1799 में, 1799 में। वेलेस्ली कंक्लूडेड ट्रीटी विद सरफोजी, और सरफोजी के साथ जो है इसी के चलते उसने एक संधि साइन की। इन अकॉर्डेंस विद द ट्रीटी द ब्रिटिश टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी के चलते ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासनिक गतिविधि थी उसके अपने अंदर कर लिया यानी कि अपने मातहत कर लिया। अलाउड सरफोजी टू रिटेन द टाइटल ऑफ राजा विद पेंशन ऑफ 4 लाख ऑफ रुपीज, और 4 लाख रुपये जो है दिए जाएंगे किसको, सरफोजी को, और राजा का जो टाइटल है उसे ग्रहण करने के लिए दिया जाएगा। बाकी सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो कौन ले लेगा, वो सारा अब वेलेस्ली या ब्रिटिश एम्पायर जो है उसके तहत हो गया। राजा सरभोजी एक जो है उनके बारे में देख ले। राजा सरभोजी वॉज अ मैन ऑफ कल्चर एंड अट्रैक्टिव मैनर्स, ये क्या है, सांस्कृतिक और काफी जो है अट्रैक्टिव मैनर्स का व्यक्ति था। ही वॉज अ डिसिपल ऑफ श्वाट, वो श्वाट का क्या था, शिष्य था। ही बिल्ड द सरस्वती महल लाइब्रेरी इन तंजाउर, और इसने क्या किया था कि जो सरस्वती महल लाइब्रेरी है तंजाउर में उसकी इसने स्थापना की थी। विच कंटेन्स वैल्यूएबल बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट, ही पैटर्नाइज आर्ट एंड कल्चर, और इसने क्या किया था, आर्ट एंड कल्चर को जो है काफी बढ़ावा भी दिया था, और वैल्यूएबल बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट जो है इन लाइब्रेरी में इसने कलेक्ट भी करवाई थी राजा सरभोजी। आगे देखते हैं हम लोग। द प्रिंसिपैलिटी ऑफ सूरत केम अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन एज अर्ली, तो ये क्या था कि 1759 में जो है सूरत को जो है अपने अंदर में कर लिया, इसने जो है सब्सिडी अलायंस के तहत लिया है। द नवाब ऑफ द हिस्टोरिक सिटी डाइड इन 1799, और जो इस जगह के जो नवाब थे क्या हुआ, 1799 में उनकी डेथ हो गई। एंड हिज ब्रदर सक्सीडेड हिम, और उनके जो भाई थे उन्हें उत्तराधिकारी के तौर पे चुना गया। द चेंज ऑफ सक्सेशन प्रोवाइडेड वेलेस्ली एन अपॉर्चुनिटी टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सूरत, और इसी जो तुरंत जो बदलाव हुआ था इसी के चलते क्या हुआ कि जो वेलेस्ली है उसने क्या कर लिया कि सूरत का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस पे कब्जा कर लिया, यानी कि सूरत को भी अपने अंदर ले लिया। द नवाब वॉज अलाउड टू रिटेन द टाइटल एंड गिवन पेंशन ऑफ 1 लाख ऑफ रुपीज, और वो जो नवाब थे उसको जो है नवाब का जो टाइटल था, शीर्षक था, उसे सिर्फ अपने नाम के आगे लगाने का हक दे दिया गया, राइट दिया गया, और उसे जो है 1 लाख पेंशन जो है एनुअली दिया जाएगा, और ये बोल दिया गया कि आप सिर्फ ये लो और बाकी चुपचाप बैठे रहो। ये जो है ये पॉलिसी थी। द पीपल ऑफ कर्नाटक हैड बीन सफरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय डबल गवर्नमेंट, और जो कर्नाटक के लोग थे वो 2 सरकारों से बहुत ज्यादा परेशान थे, दोहरी सरकार जो थी उससे बहुत परेशान थे। एक तो ब्रिटिशर्स थे और ऊपर से जो कर्नाटक के नवाब थे। उमादुत उल उमरा वाज एन इनकम्पिटेंट रूलर नोटेड फॉर हिज एग्रावेगेंस एंड मिसरूल, तो ये जो नवाब थे उमादत उल उमरा ये क्या थे, बहुत ज्यादा खर्चीले और
बहुत ही इनकम्पिटेंट रूलर थे, यानी कि असक्षम शासक के तौर पे जो हैं लोगों के सामने थे। और उनकी मृत्यु हो जाती है 1801 में, और उसके जो लड़के थे अली हुसैन, उन्हें नवाब बनाया जाता है। वेलिजेली क्या करते हैं, आस्क्ड हिम टू रिटायर विद अ लिबरल पेंशन लीविंग द एडमिनिस्ट्रेशन टू द इंग्लिश। और जो वेलिजेली हैं उन्होंने धमकी भरे लहजे में नवाब से ये कहा, या तो आप पद छोड़ दो, लिबरल तरीके से आपको जो है पेंशन वगैरह का व्यवस्था कर दिया जाएगा, नवाब का जो है टाइटल जो है वो भी लिए रहो, खुश रहो कोने में बैठ के। सिंस ही रिफ्यूज्ड, वेलिजेली साइंड अ ट्रीटी विद अजीम-उद-दौला, और उसके बाद उसने अजीम-उद-दौला के साथ जो है एक साइन किया, द नेफ्यू ऑफ डिसीज नवाब इन 1801, और 1801 में जो है उन्होंने ये ट्रीटी साइन की। अकॉर्डिंगली द एंटायर मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कर्नाटक केम अंडर द ब्रिटिश। और 1801 में जो उन्होंने ये संधि साइन की, उसके बाद क्या हुआ, संधि जो की, उसके बाद क्या हुआ कि जो कर्नाटक के तहत कर्नाटक की जो मिलिट्री जो व्यवस्था थी, और दूसरी जो थी जिसे बोला जाता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नागरिकों के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो सारा कुछ क्या हो गया, अब ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। अब हम लोग जो है अपना शुरू करते हैं। द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार है, ठीक है, वो लॉर्ड वेलिजेली के टाइम में हुआ है। देखिए इस किताब का जो है एक फायदा ये है तमिलनाडु बोर्ड की बुक का, इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि आप जो है, आप जैसे कि ये पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इसमें गवर्नर के हिसाब से चीजें दी हुई हैं, ठीक है। तो गवर्नर के हिसाब से क्या होता है कि जो कोई भी जो मूवमेंट या घटना हुई है उस टाइम की, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत सही रहता है, तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो फोर्थ एंग्लो वॉर में कब हुआ, ये वेलिजेली के टाइम में हुआ 1799 में। इसकी जो है समरी को जो है हम लोग आगे देख लेते हैं। इसमें पहले तो रीजन देख लेते हैं कि फोर्थ जो चौथा आंग्ल मैसूर वॉर है उसके शुरू होने के पीछे क्या स्टोरी थी, ठीक है। तो पहला रीजन तो यही है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या हुआ कि तीसरे टर्म के बाद जो है, जो तीसरा युद्ध हुआ था, उसके बाद उन्होंने जो टर्म्स और कंडीशंस हैं वो बहुत बुरी तरीके से इनके ऊपर लगाया था। टीपू को जो काम है उन्होंने पूरी तरीके से रोक दिया था, और टीपू को जो है इनके जो इंपीरियलिज्म थी, जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, उससे बहुत ही ज्यादा कोफ्त होती थी। और इसने क्या किया कि मदद भी कई जगह से मांगी टीपू सुल्तान ने, फ्रांस, अरेबिया, काबुल और टर्की से। उसने करस्पॉन्डेंट भी किया। जुलाई जो 1798 थी रेवोल्यूशनरी फ्रेंच गवर्नमेंट को, श्रीरंगपट्टनम में जैकमिन क्लब्स जो है उसने जो है ज्वाइन किया, और उसने जो है पेड़ वगैरह भी लगाया, लिबर्टी ट्री वगैरह भी लगाया, ठीक है। टीपू रिसीव्ड अ फ्रेंडली लेटर फ्रॉम नेपोलियन। नेपोलियन ने जो है उन्हें खत भी लिखा, जब वो इजिप्ट में था उस टाइम उसने जो है टीपू सुल्तान को ये खत भी लिखा था। It was at the juncture that Velizelie reached Calcutta with a mind already filled with fear of Napoleon। और ऐसा था भी कि वेलिजेली जब कैलकाटा पहुंचा था उस वक्त उसे इस बात का डर भी था कि नेपोलियन वाकई में कहीं जो है टीपू के बुलाने पे कहीं जो है वो इंडिया पे आ न जाए या अटैक न कर दे। एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी वेलिजेली ट्राइड टू रिवाइव द ट्रिपल अलायंस ऑफ 1790 विद मराठास। और जो उसकी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा था 1790 में, उसने ट्रिपल अलायंस जो था निजाम मराठा लोगों को मिला के, अंग्रेज ने क्या किया, जो वेलिजेली ने क्या किया कि टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में सबको खड़ा कर दिया। थ्रो हिज प्रपोजल वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मराठास। मराठा लोग इसके अगेंस्ट में थे। दे प्रॉमिस टू रिमेन न्यूट्रल। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमें अलग रहना है। However, a subsidiary alliance with the Nizam was concluded by the British and as a consequence, the French force at Hyderabad was disbanded। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो सब्सिडरी अलायंस तो इन्होंने साइन कर ली थी हैदराबाद के निज़ाम ने, तो उनको तो लड़ना ही था, और इसी के चलते क्या हुआ कि जो फ्रेंच थे वो डिसबैंड कर गए थे। वेलिजेली सेट आउट टू परसुएड टीपू टू एक्सेप्ट अ पैक्ट ऑफ सब्सिडरी अलायंस। वेलिजेली ये चाहता था कि टीपू सुल्तान जो है जो सब्सिडरी अलायंस का जो एग्रीमेंट है वो सिग्नेचर कर ले, और वो क्या करे कि फ्रेंच को डिसमिस कर दे अपनी जगह से। लेकिन टीपू सुल्तान ने ऐसा नहीं किया। टीपू पेड स्कैंट अटेंशन टू वेलिजेली लेटर्स एंड दस द फोर्थ एंग्लो वॉर वाज स्टार्टेड। टीपू सुल्तान ने क्या किया कि उसके जो लेटर थे उसको सिरे से नकार दिया, और उसके बाद जो है चौथा आंग्ल मैसूर वार शुरू हो जाता है। द वॉर वॉज शॉर्ट एंड डिसेसिव।
और जो युद्ध था वो क्या था, छोटा था और डिसिसिव था, यानी कि इसमें रिजल्ट जो है बहुत ही बड़े निकले। एज प्लान द बॉम्बे आर्मी जनरल स्टुअर्ट इन्वेडेड मैसूर फ्रॉम द वेस्ट। पश्चिम की तरफ से जो जनरल स्टुअर्ट थे, जो कि बॉम्बे में थे उस टाइम, उन्होंने उधर से इन्वेड किया, आक्रमण किया। द मद्रास आर्मी विच वॉज लेड बाय द गवर्नर जनरल ब्रदर। मद्रास तरफ से जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल कौन था, वेलेज़ली थे, उसके भाई ने इधर से अटैक किया, आर्थर वेलेज़ली, ठीक है। फोर्स टीपू टू रिट्रीट टू हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम, और इन्होंने जो है श्रीरंगपट्टनम के अंदर ही जो है टीपू सुल्तान को घेराबंदी करके रख लिया। और severely wounded he fought till his capital श्रीरंगपट्टनम was captured and himself was shot dead। और वो अपने आखिरी दम तक टीपू सुल्तान लड़ता रहा जब तक उसने खुद के गोली मार के हत्या कर ली या उसने अपने आप को शहीद कर लिया। मैसूर आफ्टर द वार, अब युद्ध के बाद मैसूर का क्या हुआ इसको हम लोग समझते हैं। मैसूर का फेल डाउन हो गया, वेलेज़ली ने क्या किया, उसे रिस्टोर कर लिया और उसमें जो है एक हिंदू शासक को बैठा दिया, जिसका नाम था, क्या नाम था उसका, मैसूर थर्ड, वो कृष्ण राजा थर्ड, जिसे जो है जो हिंदू राजा जो पहले जो थे उन्हीं के वंशज के तौर पे उसे जो है थ्रॉन्ड कर दिया गया। और यहाँ पे क्या किया कि पूर्णिया द प्रीवियस मिनिस्टर बिकेम दीवान, और जो पूर्णिया करके एक व्यक्ति था उसे यहाँ का दीवान नियुक्त कर दिया। द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द किंगडम वेयर डिवाइडेड बिटवीन द ब्रिटिश एंड निजाम, और इसके हिस्सों को क्या कर लिया गया, बांट दिया गया ब्रिटिश और निजाम के बीच में। द होल ऑफ कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, धर्मपुरी, श्रीरंगपट्टनम वेयर रिटेन्ड बाय द ब्रिटिश, वेयर द निजाम वाज गिवन द एरियाज अराउंड गूटी एंड पार्ट ऑफ चित्तूर एंड चितलदुर्ग। तो ये जो प्रमुख जगह थी, कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर और धर्मपुरी और श्रीरंगपट्टनम, इसको जो है अंग्रेजों ने अपने अंडर में रखा और निजाम को क्या क्या दिया, गुटी, चित्तूर और चितलदुर्ग जो जिले थे इनको जो है निजाम को दे दिया गया। ए ब्रिटिश रेसिडेंस वाज स्टेशन एट मैसूर, और मैसूर के अंदर ही जो है एक केंद्र जो है स्थापित कर दिया गया ब्रिटिश रेसिडेंट का। टीपूस फैमिली वाज सेंट टू फोर्ट ऑफ वेल्लोर, और टीपू का जो परिवार था उसे कहाँ भेज दिया गया, जो वेल्लोर का किला है वहां पर उन्हें विस्थापित कर दिया गया। अब फाइनली हमारा जो इसमें लास्ट टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक ये है कि वेलेज़ली और मराठा, इनका जो पूरा मामला है वो देख लेते हैं। द ओनली पावर दैट रिमेन्ड आउटसाइड द परव्यू ऑफ द सब्सिडी सिस्टम वाज द मराठा। तो जो सब्सिडी सिस्टम था, वेलेज़ली की जो सबसे खतरनाक जो पॉलिसी थी उसके तहत सिर्फ अभी तक मराठे उसके चंगुल में नहीं फंसे थे। नाना फडणवीस प्रोवाइडेड द लीडरशिप दो मराठास, और मराठास के उस टाइम हेड कौन थे, वो थे नाना फडणवीस। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ हिज कंट्री फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ द ब्रिटिश, और ब्रिटिश के कब्जे में ना आने के लिए जो है वो जो है पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल थे। उन्होंने जो है पूरी कोशिश भी की कि ब्रिटिशर्स के अंडर में मराठा का जो क्षेत्र है वो ना आए। By extending a helping hand to Cornwallis against Tipu, he was able to acquire a large slice of territory at the share of Marathas from the kingdom of Mysore। अब क्या हुआ, मैसूर को जीतने के बाद जो इनकी आकांक्षाएं थी अंग्रेजों की वो बहुत बढ़ गई थी। उसकी his death is 1800 removed the last great Maratha leader। अब फडणवीस की जब मृत्यु हो गई 1800 में, 19वीं शताब्दी में, तो उसके बाद क्या हुआ, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, जिसके चलते क्या हुआ कि जो स्टेबिलिटी है वो गड़बड़ा गया। अब सारी कुछ जो है मराठा में अनस्टेबल हो गया। पेशवा बाजीराव सेकंड डिस्पाइट हिज स्टेटली अपीयरेंस एंड इमेंस लर्निंग लैक्ड पॉलिटिकल विजडम। तो पेशवा बाजीराव जो सेकंड थे उनके अंदर जो है विजनरी अप्रोच नहीं था, उन्हें किस तरीके से डील करना है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को किस तरीके से दूर करना है, वो ये सारी चीज़ों को सीखने में और करने में भी असक्षम थे। द इनफाइटिंग अमंग द मराठा लीडर्स प्रूव टू बी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, और बाद में क्या हुआ कि इन्होंने खुद से खुद का विनाश करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। जसवंत राव होलकर एंड दौलत राव सिंधिया वाज फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो सीधी सी बात ये हुई कि आपस में ही जो है ये लड़ने लगे, ठीक है। पेशवा बाजीराव सेकंड वाज इन ग्रेट डेंजर, और पेशवा बाजीराव जो खतरे में आ गए, उन्होंने क्या कर लिया कि जो बासीन की संधि थी 1802 में अंग्रेजों के साथ कर ली। इट वाज अ सब्सिडी ट्रीटी, और ये क्या थी, सब्सिडी ट्रीटी थी। एंड पेशवा वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द हेड ऑफ मराठा किंगडम, और मराठा किंगडम जो था उसके साथ ये साइन करते ही इनका कद और भी बड़ा हो गया अंग्रेजों का। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो क्राउनिंग ट्रम्प ऑफ वेलेज़ली सब्सिडी सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद दिस डॉक्यूमेंट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ मराठास केम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल एंड देयरफॉर एनी एक्शन ऑफ द मराठा। तो बासीन की जो संधि हुई जो एक्चुअल में क्या थी, सब्सिडी अलायंस पॉलिसी एग्रीमेंट थी, जिसको साइन कर लिया था किसने, बाजीराव जो सेकंड थे, पेशवा बाजीराव सेकंड थे, उन्होंने साइन कर लिया। और इसके तहत जो
ब्रिटिश पॉलिसी थी या वो जो फॉरेन पॉलिसी थी मराठा की, वो किसके अंडर में आ गई, वो अब ब्रिटिशर्स के अंदर में आ गई। दैट इज द रीजन व्हाई द मराठा कंसीडर द ट्रीटी एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडरिंग देयर इंडिपेंडेंस। और इसी के बाद मराठाओं ने मान भी ली थी कि उन्होंने अपने स्वतंत्रता को जो है अंग्रेजों के अधीन कर दिया। As an immediate response to Treaty of Bassein, the British troops marched under the command of Arthur Wellesley towards Pune and restored the Peshwa to his position। और ट्रीटी ऑफ बसीन साइन होने के बाद जो है जो पूना के तरफ जो है ये अपना खेमा लेके जाते हैं, जत्था लेके जाते हैं और वहाँ का क्या करते हैं, रिस्टोर कर लेते हैं पेशवा को उसके पोजीशन में। और द फोर्सेज ऑफ होलकर वैनिश फ्रॉम द मराठा कैपिटल, और जो होलकर जो शासक थे उनको वैनिश कर दिया गया मराठा की राजधानी से। और इसी के बाद क्या होता है, सेकेंड मराठा वॉर शुरू होता है 1803 से 1805 के बीच में। दौलत राव सिंधिया और राघोजी भोसले टुक द ट्रीटी ऑफ बसीन एज ए इंसल्ट टू द नेशन ऑनर। और राष्ट्र जो मराठा राष्ट्र था उसके जो खिलाफ एक तरीके का जो है ये बदनुमा दाग तरीके का हो गया था, जिसकी वजह से दौलत राव सिंधिया और राघोजी भोसले जो है एक साथ खड़े होते। सून द फोर्सेज ऑफ बोथ द चीफ्टेंस वेयर यूनाइटेड एंड दे क्रॉस द रिवर नर्मदा नदी को क्रॉस करते हैं और 1803 को जो है वो युद्ध शुरू करते हैं, जिसे सेकंड मराठा वॉर के नाम से जाना जाता है। आर्थर वेलेस्ली कैप्चर अहमदनगर इन अगस्त 1803। 1803 में अहमदनगर जो गुजरात में जो जगह है वर्तमान में, वेलेस्ली उसको कब्जा कर लेता है एंड डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ सिंधिया एंड भोसले एट असाई नियर औरंगाबाद। और औरंगाबाद के बाद एक जगह है असाई, जहां पर सिंधिया और भोसले दोनों को जो है कंबाइंड एक साथ आर्थर वेलेस्ली जो हैं सेकेंड मराठा वॉर में इनको हरा देते हैं। सब्सिक्वेंटली आर्थर वेलेस्ली कैरिड द वॉर इनटू भोसलेस टेरिटरी एंड कंप्लीटली डिफीटेड द मराठा फोर्सेस ऑन द प्लेन ऑफ अरगांव। और आर्थर वेलेस्ली उसके बाद भोसले की जो पूरी टीम रहती है या उनकी जो पूरी आर्मी रहती है उसको कहाँ पे, अरगांव में जो है हरा देते हैं। ट्रीटी ऑफ देवगांव इनके बीच साइन होती है भोसले और वेलेस्ली के बीच में। द फॉर्मर साइन द सब्सिडी ट्रीटी विच फोर्स्ड हिम टू गिव अप द प्रोविंस ऑफ कटक इन उड़ीसा। और इसके बाद उन्हें क्या मिल जाता है, जो प्रोविंस ऑफ कटक है, जो कटक प्रांत है उड़ीसा का, वो अंग्रेजों को मिल जाता है इस सब्सिडरी के तहत। द कैंपेन ऑफ ब्रिटिश कमांडर लॉर्ड लेक अगेंस्ट द फोर्सेज ऑफ सिंधिया वाज रेदर ड्रामेटिक। और फिर बाद में बहुत सारी जो है ड्रामेटिक घटनाएं भी घटती हैं। तो लेक ट्रम्पेंटली एंटर द हिस्टोरिक सिटी ऑफ दिल्ली एंड टुक शाह आलम। और वो क्या करता है, सिटी जो दिल्ली है उसमें घुसता है, शाह आलम को जो है कब्जा कर लेता है अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन। और ब्रिटिश प्रोटेक्शन देने की बात करता है। लेक वॉज क्विक इन कंसोलिडेटिंग हिज कंक्वेस्ट। और ये काफ़ी तेज हैं, ये जो लेक हैं, लॉर्ड लेक हैं, इन्होंने काफ़ी तेजी से काम किया। राजा जो भरतपुर के थे उनको भी ऑक्युपाइड कर लिया, आगरा को भी अपने कब्जे में ले लिया। सैडली दिस मिलिट्री एंगेजमेंट प्रूव टू बी बैटल ऑफ ग्रेट। और फाइनली जो ये सेकंड मराठा वॉर था, ये एक तरीके का मतलब कि तुरुप का एक्का निकल जाता है इनके कब्जेदारी की जो श्रृंखला होती है उसमें सब्सिडरी अलायंस के तहत। और हजारों की तादाद में जो है ये लोग क्या करते हैं, मराठा सैनिकों की हत्या करते हैं। सिंधिया फिर उसके बाद जो है सब्सिडरी सिटी भी इनके साथ साइन कर लेते हैं, जिसे ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव बोलते हैं। ठीक है, अर्जुन गांव के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग द वॉर अगेंस्ट भोसले एंड सिंधिया होलकर रिमेन्ड अलूप बिकॉज ही वॉज सिंधियाज एनिमी। अब ये क्या था कि होलकर के साथ समस्या ये थी कि भोसले और सिंधिया जब युद्ध लड़ रहे थे तो ये चुपचाप बैठे हुए थे। इन्होंने इंटरनली समर्थन दे दिया था अंग्रेजों को, जिसके वजह से क्या हुआ कि जो है ये दोनों साथ में लड़ने के बावजूद भी हार गए और होलकर जो है अनसर्टेड रह गए। एस्टिमेट ऑफ वेलेस्ली, तो वेलेस्ली जो थे उसका एस्टिमेट यहाँ पे देख लेते हैं। एन अनस्क्रूपुलस एनेक्शनिस्ट एंड एडवोकेट ऑफ फॉरवर्ड पॉलिसी, फॉरवर्ड पॉलिसी को बढ़ावा देने वाला और जो जमीनों का एनेक्शनेशन करने वाला या अंतर्ग्रहण करने वालों में से ग्रेटेस्ट एम्पायर बिल्डरों में से जाना जाता है वेलेस्ली को, जिसने ब्रिटिश एम्पायर को जो है एक कंक्रीट जो बेस होता है वो प्रदान किया। वेलेस्ली कन्वर्टेड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया टू ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। वेलेस्ली कन्वर्ट कर दिया, जो उसका एम था ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया में कन्वर्ट करने का जो उसका सपना था उसने करने में काफ़ी हद तक जो है फ़ायदा दिला ही दिया था। और रही सही कसर जो हमारा अगला नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें जो हम जिन लॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे या गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, तो लॉर्ड डलहौजी जो है फाइनल एक ऐसे निकलेंगे जिन्होंने सब कुछ जो है बराबर कर दिया था। ही लोकेटेड द वीक स्पॉट ऑफ द इंडियन पावर्स एंड अप्लाइड हिज पॉलिटिकल टेक्निक। और उसको एक चीज समझ में आ गई थी कि इंडिया में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, अगर उसको हम लोग टारगेट कर लें तो सब कुछ अपने में कब्जे कर सकते हैं। ही राइटली डिजर्व टू बी कॉल्ड द मेकर ऑफ द erstwhile मद्रास प्रेसिडेंसी एंड द क्रिएटर ऑफ द प्रोविंस ऑफ आगरा। और उसे जो है मद्रास प्रेसिडेंसी और आगरा प्रांत को
बनाने का जो है श्रेय दिया जाता है। इन दिस मैनर अ ग्रेट पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ब्रॉड विद अंडर कंपनी प्रोटेक्शन। और इसी प्रक्रिया के तहत या जो इसी मामले के तहत क्या किया जाए कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक बड़ा हिस्सा जो है कंपनी के संरक्षण में आ जाता है। ही टर्न द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम अ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इनटू एन इंपीरियल पावर। और उसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक व्यापार करने वाली कंपनी थी उसको एक औपनिवेशिक शक्ति या साम्राज्यवादी तख्ती के तौर पे एकदम स्थापित कर दिया था। सर जॉर्ज बार्लो वाज द नेक्स्ट गवर्नर जनरल। अभी क्या है कि अगले जो गवर्नर जनरल होंगे 1805 से 1807 के बीच में वो होंगे सर जॉर्ज बार्लो। द वेल्लोर म्यूटनी ऑफ 1806 टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन। और ये इनके टाइम में जो है वेल्लोर की जो म्यूटनी हुई थी वो 1806 में इन्हीं के टाइम में हुआ था। ही वॉज सक्सीडेड बाई लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो भी जो है 1807 से 1813 के बीच में जो है आते हैं। हु कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद द रंजीत सिंह ऑफ पंजाब इन 1809। और उन्होंने रंजीत सिंह जो पंजाब के थे उनके साथ जो है संधि की, अमृतसर की संधि। और द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वाज पास ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो लॉर्ड मिंटो थे उन्हीं के टाइम में जो है जो 1813 का चार्टर एक्ट था जिसे एक्सटेंड किया गया था 1793 से एक्सटेंड किया गया था 20 साल के लिए, उसी को इन्हीं के टाइम में पास किया गया था। तो आई होप कि आपको ये जो मैंने पूरा पढ़ाया या समझाने का जो प्रयास किया आपको समझ में आ रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।